एक लकड़ी का बोर्ड है जिस पर पिन्स की रोज लगी है और ऊपर से स्टील की छोटी गोलियां गिराई जा रही हैं। हर गोली हर पिन पर या तो बाईं तरफ मुड़ती है या दाईं तरफ, बिल्कुल रैंडम, कोई पैटर्न नहीं। एक अकेली गोली कहाँ जाकर गिरेगी ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन नीचे हजारों गोलियों का ढेर देखिए, वो हमेशा एक ही शेप बनाता है, एक साफ बेल। यही इस पूरे टॉपिक की कहानी है। नीचे का रैंडमनेस चाहे कितना भी बेढंगा हो, जैसे ही आप उसे जोड़ते या एवरेज करते हैं, एक ही कर्व बार बार लौट आती है। इसी को सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहते हैं और इसी के साथ चलता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो बताता है कि एक सैंपल से निकाला हुआ आंसर कितना भरोसेमंद है। गेट डा में प्रोबेबिलिटी के कई सवाल सीधे इसी एक आइडिया पर टिके हैं। पहले एक पॉपुलेशन चुनते हैं जो नॉर्मल से जितनी दूर हो सके उतनी दूर हो। इसमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं, या तो 0 या फिर 10। बीच में कुछ भी नहीं, एकदम खाली। 80% बार ये 0 देती है। ये रहा पहला स्पाइक, बहुत ऊंचा, और सिर्फ 20% बार 10 देती है। ये रहा दूसरा स्पाइक, छोटा और दाईं तरफ बहुत दूर। इस तस्वीर में कहीं कोई बेल नहीं है, कोई स्मूथ कर्व नहीं है, सिर्फ 2 खंबे हैं। इसका मीन निकालिए, 0.8 इंटू 0 प्लस 0.2 इंटू 10 यानी 2। वेरिएंस निकालिए तो 16 आता है, इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन 4, और इसका स्क्यूनेस पूरा 1.5 है, यानी ये जोर से दाईं तरफ झुकी हुई है। इसी बदसूरत पॉपुलेशन को हम पूरे टॉपिक में साथ रखेंगे और देखेंगे कि एवरेज इसका क्या हाल करता है। सवाल यह है कि एवरेज लेने में ऐसा क्या है जो पूरी शेप बदल देता है। इसे एक तराजू की तरह देखिए। एक अकेली ऑब्जर्वेशन एक भारी वजन की तरह है, वो पलड़े को एक ही तरफ पूरा झुका देती है। लेकिन जब आप कई ऑब्जर्वेशंस लेते हैं तो कुछ ऊपर की तरफ खींचते हैं और कुछ नीचे की तरफ, और ये आपस में कट जाते हैं। जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशंस उतना ज्यादा कटाव। एवरेज इसी कटाव का नतीजा है। इसीलिए एवरेज एक साथ 2 काम करता है। वो असली मीन पर टिका रहता है और उसका बिखराव लगातार घटता जाता है, और यही कटाव आखिर में शेप को सिमेट्रिक भी बना देता है, क्योंकि दाईं तरफ के इक्का दुक्का बड़े झटके बाईं तरफ की भीड़ से कट जाते हैं। अब असली एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। इसी पॉपुलेशन से हर बार 4 ऑब्जर्वेशंस उठाइए और उनका एवरेज निकालिए। एवरेज इस बात पर टिका है कि 4 में से कितने 10 आए, इसलिए एवरेज सिर्फ 5 वैल्यूज ले सकता है, 0, 2.5, 5, 7.5 या 10। देखते हैं ये पांचों कितनी कितनी बार आते हैं। एवरेज 0 तभी बनेगा जब चारों ऑब्जर्वेशन 0 हों। यह लगभग 41% बार होता है। एवरेज 2.5 यानी ठीक एक 10 और बाकी 3 0, ये भी लगभग 41%। एवरेज 5 के लिए 2 10 चाहिए और यहां हिस्सा गिरकर लगभग 15% पर आ जाता है। एवरेज 7.5 सिर्फ 2.6% बार आता है, और पूरा 10 तो लगभग कभी नहीं, सिर्फ 0.2%। देखिए क्या हुआ, 2 खंभों वाली तस्वीर गायब हो गई, बीच की वैल्यूज भर गईं और एक ढलान बन गई। लेकिन ये अभी सिमेट्रिक नहीं है। बाईं तरफ मोटी है और दाईं तरफ एक लंबी पतली पूंछ है। सिर्फ 4 ऑब्जर्वेशन से इतना ही सुधार हुआ है। अब n बढ़ाकर 100 कर देते हैं। हर बार 100 ऑब्जर्वेशंस उठाइए, उनका एवरेज निकालिए और हजारों ऐसे एवरेजेस की शेप देखिए। पहले एक बात नोट कीजिए, अब सारे एवरेजेस टू के इतने पास आ गए हैं कि हमें तस्वीर को जूम करना पड़ रहा है। ये पूरी चौड़ाई अब सिर्फ 1.25 से 2.75 तक की है। सबसे बाईं पट्टी यानी 1.25 से नीचे सिर्फ 2.5%, अगली पट्टी 1.25 से 1.75, 24.6%, बीच वाली पट्टी जो 2 के ठीक इर्द गिर्द है 46.8%, सबसे ऊंची। उसके बाद दाईं तरफ 22.7%, जो बाईं वाली के लगभग बराबर है, और सबसे दाईं पट्टी सिर्फ 3.4%,
जो बाईं किनारे वाली 2.5 के लगभग बराबर है। दोनों किनारे बराबर, बीच सबसे ऊंचा, ये एक बेल है। और यही सबसे चौंकाने वाली बात है, नीचे की पॉपुलेशन अब भी वही 2 खंभों वाली है। वो 1 इंच नहीं बदली सिर्फ एवरेज की शेप। अब थ्योरम को ठीक ठीक लिख लीजिए, क्योंकि गेट अक्सर इसी वर्डिंग पर सवाल बनाती है। अगर ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट हैं और पॉपुलेशन का वेरिएंस फाइनाइट है, तो n बड़ा होने पर सैंपल मीन लगभग नॉर्मल होता है, जिसका मीन म्यू है, और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय n। अगर सवाल एवरेज की जगह सम पूछे, तो सम भी लगभग नॉर्मल होता है, मीन n इंटू म्यू और वेरिएंस n इंटू सिग्मा स्क्वायर के साथ। एग्जाम के लिए एक रूल ऑफ थंब काफी है, n अगर 30 या उससे ऊपर है तो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन बेझिझक लगाइए, और अगर पॉपुलेशन पहले से ही नॉर्मल है तो ये बात हर n के लिए एग्जैक्टली सच होती है। अप्रोक्सीमेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। सबसे जरूरी शब्द आखिरी लाइन में है, नॉर्मल होता है मीन या सम, डेटा कभी नहीं। अब ये मत मान लीजिए कि बेल सिर्फ आंखों का धोखा है, इसे नंबर से नापते हैं। स्क्यूनेस एक नंबर है जो बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कितनी टेढ़ी है। 0 का मतलब बिल्कुल सिमेट्रिक। हमने सिमुलेशन चलाकर हर n के लिए सैंपल मीन की स्क्यूनेस मापी, और थियरी भी यही कहती है। सैंपल मीन की स्क्यूनेस होती है पॉपुलेशन की स्क्यूनेस डिवाइडेड बाय रूट n। n बराबर 1 पर, यानी अकेली ऑब्जर्वेशन पर, स्क्यूनेस पूरी 1.5 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 4। n बराबर 4 पर स्क्यूनेस आधी होकर 0.75 और स्टैंडर्ड डिविएशन 2। n बराबर 9 पर स्क्यूनेस 0.5, n बराबर 25 पर 0.3 और n बराबर 100 पे सिर्फ 0.15, यानी लगभग सिमेट्रिक। ये टेबल एक साथ 2 अलग बातें दिखा रही है, और इन्हें कभी मिलाइए मत। दाईं कॉलम कह रही है कि शेप बेल बन रही है, यही CLT है। बीच वाली कॉलम कह रही है कि एवरेज असली मीन के पास सिमट रहा है, ये स्टैंडर्ड एरर है। पहली शेप के बारे में है, दूसरी स्प्रेड के बारे में। गेट दोनों अलग अलग पूछती है। अब वो दोनों फैक्ट्स साबित करते हैं जिन पर पूरा टॉपिक खड़ा है, बिल्कुल धीरे धीरे। सैंपल मीन की डेफिनेशन यही है, n ऑब्जर्वेशंस जोड़िए और n से भाग दे दीजिए। अब दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लीजिए। एक्सपेक्टेशन एक लीनियर चीज है, इसलिए वो जोड़ के अंदर घुस जाती है और 1/n बाहर आ जाता है। हर ऑब्जर्वेशन उसी एक पॉपुलेशन से आई है, इसलिए हर एक का एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू है। n बार म्यू जोड़िए तो n म्यू मिलता है, और n म्यू को n से भाग दीजिए तो बचता है सिर्फ म्यू। यानी सैंपल मीन का एक्सपेक्टेड वैल्यू ठीक पॉपुलेशन का मीन है। इसी को अनबायस्ड होना कहते हैं। एवरेज लेने से सेंटर एक बाल भर भी नहीं खिसकता। और एक बारीक बात पकड़िए जो MSQ में काम आती है, इस पूरी डेरिवेशन में हमने इंडिपेंडेंस कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया। यहां एक फर्क पक्का कर लीजिए, क्योंकि गेट इस पर सीधे MSQ बनाती है। ये 2 टारगेट्स देखिए, दोनों में एरोस का सेंटर बिल्कुल बुलसाई पर है, यानी दोनों अनबाइस्ड हैं। लेकिन बाएं टारगेट पर एरोस दूर दूर बिखरे हैं और दाएं टारगेट पर एक कसे हुए गुच्छे में है। सेंटर का सही होना एक बात है और पास पास होना बिल्कुल दूसरी बात। सैंपल मीन हमेशा बाएं वाले हाल से दाएं वाले हाल की तरफ जाता है। जैसे जैसे n बढ़ता है, सेंटर वही रहता है, बिखराव घटता है। अब सवाल यह है कि बिखराव कितना घटता है, और उसी का जवाब स्टैंडर्ड एरर है। इसे अगले स्टेप में जड़ से निकालते हैं। अब दूसरा फैक्ट जो ज्यादा दिलचस्प है, हमें x बार का वेरिएंस चाहिए और शुरुआत उसी डेफिनेशन से होगी। वेरिएंस की एक पक्की प्रॉपर्टी है, किसी कांस्टेंट से भाग देने पर वेरिएंस उस कांस्टेंट के स्क्वायर से भाग होता है। यहां कांस्टेंट n है, इसलिए बाहर आता है 1/n²। अब यहां इंडिपेंडेंस पहली बार जरूरी बनती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का वेरिएंस जुड़ता है, इसलिए n ऑब्जर्वेशंस का कुल वेरिएंस n सिग्मा स्क्वायर हो जाता है। अब जोड़ दीजिए n सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर।
यानी सिग्मा स्क्वायर बाय n। ध्यान दीजिए, वेरिएंस पूरे n से भाग होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट है। इसलिए x बार का स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट n हो जाता है। इस खास स्टैंडर्ड डिविएशन का अपना नाम है स्टैंडर्ड एरर। यही पूरे टॉपिक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है, इसलिए इसे यहीं गांठ बांध लीजिए। अब इसी फॉर्मूला को नंबर्स में देख लीजिए। हमारी पॉपुलेशन का सिग्मा 4 है और हम n बदलते जाएंगे। n बराबर 1 पर स्टैंडर्ड एरर 4 ही है, क्योंकि रूट 1 तो 1 होता है, यानी एक अकेली ऑब्जर्वेशन पूरे 4 जितनी गलती दे सकती है। n बराबर 4 पर रूट 4 यानी 2 से भाग स्टैंडर्ड एरर 2। n बराबर 16 पर रूट 16 यानी 4 से भाग स्टैंडर्ड एरर 1 और n बराबर 64 पर रूट 64 यानी 8 से भाग स्टैंडर्ड एरर सिर्फ 0.5। अब पैटर्न पकड़िए, हर बार n को 4 गुना किया और स्टैंडर्ड एरर ठीक हाफ रह गया। 4 से 16, फिर 16 से 64। वजह साफ है, n रूट के अंदर बैठा है, इसलिए n के 4 गुना होने पर रूट सिर्फ 2 गुना बढ़ता है और भाग देने पर एरर आधा हो जाता है। इस रूट n वाली बात का एक बहुत प्रैक्टिकल मतलब है, जो सर्वे से लेकर मशीन लर्निंग तक हर जगह दिखता है। एक्यूरेसी धीरे धीरे महंगी होती जाती है, इन सीढ़ियों की तरह। पहली सीढ़ी ऊंची है, अगली उससे कम, उसके बाद वाली और कम। पहले 1000 डेटा पॉइंट्स आपके एस्टिमेट को बहुत सुधारते हैं, अगले 1000 उससे कम सुधारते हैं और उसके अगले 1000 और भी कम। अगर आपको एरर आधा करना है तो डेटा 2 गुना नहीं 4 गुना चाहिए, और अगर उसे दोबारा आधा करना है तो शुरुआत से 16 गुना। यही वजह है कि किसी भी रील प्रोजेक्ट में एक जगह के बाद और डेटा इकट्ठा करना बंद कर दिया जाता है, फायदा लागत से कम रह जाता है। अब देखिए एग्जाम में इसका इस्तेमाल कैसा दिखता है। एक शॉप की वीकली डिमांड का मीन 500 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 60 आई। आपने 16 हफ्तों का डेटा लिया, पूछा है कि इन 16 हफ्तों का एवरेज डिमांड 515 से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सबसे पहला काम हमेशा स्टैंडर्ड एरर है। 60 डिवाइडेड बाय रूट 16 यानी 60 बाय 4 यानी 15। अब स्टैंडर्डाइज कीजिए, z होता है वैल्यू माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर यानी 515 माइनस 500, फिर 15 से भाग, z आ गया 1। हमें दाईं तरफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए और फी हमेशा बाईं तरफ का एरिया देता है, इसलिए 1 में से घटाइए। टेबल से फी ऑफ 1 है 0.8413, तो जवाब है 0.1587। यहां सबसे बड़ी सावधानी यह है कि हमने 60 से भाग नहीं दिया, 15 से दिया। सिग्मा नहीं, स्टैंडर्ड एरर। ये एक चूक पूरा आंसर बदल देती है और यही इस टॉपिक की सबसे आम गलती है। अब CLT का दूसरा बड़ा इस्तेमाल, कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये रही एक नंबर लाइन जिस पर हम स्टैंडर्ड एरर की यूनिट्स में चल रहे हैं। नीचे के निशान बता रहे हैं कि हम म्यू से कितने स्टैंडर्ड एरर दूर खड़े हैं। बीच में म्यू है, यानी पॉपुलेशन का असली मीन, जो हमें कभी पता नहीं होता। अब बाईं तरफ 1.96 स्टैंडर्ड एरर पर एक निशान लगाइए और दाईं तरफ भी 1.96 स्टैंडर्ड एरर पर। नॉर्मल कर्व की जानी पहचानी बात यह है कि उसका 95% हिस्सा ठीक इसी पट्टी के अंदर आता है, यानी हमारा x बार 95% बार म्यू से इतनी दूरी के अंदर ही गिरेगा। अब इसी वाक्य को उल्टा पढ़िए, अगर x बार म्यू से इतनी दूरी के अंदर है तो म्यू भी x बार से उतनी ही दूरी के अंदर है। बस यहीं से कॉन्फिडेंस इंटरवल अपने आप निकल आता है। फॉर्मूला ये रहा, x बार प्लस माइनस z इंटू सिग्मा बाय रूट n। दाईं तरफ वाला हिस्सा स्टैंडर्ड एरर है और z आपका कॉन्फिडेंस लेवल तय करता है। 90% के लिए z है 1.645, 95% के लिए 1.96 और 99% के लिए 2.576। इसमें एक ट्रेड ऑफ छुपा है जो गेट को बहुत पसंद है। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए,
Z उतना बड़ा और इंटरवल उतना चौड़ा। ज्यादा यकीन की कीमत कम प्रिसिजन है। दूसरी तरफ n बढ़ाने पर इंटरवल सिकुड़ता है उसी रूट n की रफ्तार से, यानी इंटरवल की चौड़ाई आधी करनी है तो डेटा 4 गुना चाहिए। और एक शर्त याद रखिए, ये z वाला फॉर्मूला तब है जब सिग्मा पहले से पता हो। एक पूरा एग्जाम्पल कर लेते हैं शुरू से आखिर तक। सैंपल मीन है 100, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन 20 है और सैंपल साइज 100। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाइए। पहला स्टेप हमेशा स्टैंडर्ड एरर 20 डिवाइडेड बाय रूट 100 यानी 20 बाय 10 यानी 2। दूसरा स्टेप मार्जिन ऑफ एरर z इंटू स्टैंडर्ड एरर यानी 1.96 इंटू 2 जो हुआ 3.92। तीसरा स्टेप इंटरवल लिखिए 100 प्लस माइनस 3.92 यानी 96.08 से लेकर 103.92 तक। बस यही 3 स्टेप्स हैं और हर कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला सवाल इन्हीं से बनता है। स्टैंडर्ड एरर, फिर मार्जिन, फिर प्लस माइनस। ध्यान दीजिए, सैंपल साइज एक बार भी सीधे इंटरवल में नहीं आया, वो सिर्फ स्टैंडर्ड एरर के रास्ते आया है। अब वो बात जो सबसे ज्यादा उलझाती है, इसलिए इसे बहुत धीरे देखते हैं। ये बीच वाली खड़ी छड़ असली म्यू है, फिक्स्ड, टिकी हुई, कहीं नहीं हिलती। और ये सारी आड़ी छड़े अलग अलग सैंपल से बने कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हैं। हर नया सैंपल एक नया इंटरवल देता है। ज्यादातर इंटरवल बीच वाली छड़ को छू रहे हैं और कुछ चूक गए हैं। 95% का असली मतलब यही है। इस तरीके से बनाए गए हर 100 इंटरवल्स में से लगभग 95 असली म्यू को पकड़ लेंगे। जो रैंडम है वो इंटरवल है, म्यू नहीं। इसलिए किसी एक बन चुके इंटरवल के बारे में यह कहना गलत है कि म्यू उसमें 95% प्रोबेबिलिटी से बैठा है। म्यू या तो उसमें है या नहीं है, बीच में कुछ नहीं। अब वो टेबल जो अकेली इस टॉपिक के आधे MSQ हल कर देती है। हर लाइन एक स्टेटमेंट है जो एग्जाम में ज्यों की त्यों लिखी मिलती है और हर एक के आगे साफ हाँ या ना है। पहली बड़े n पर डेटा खुद नॉर्मल हो जाता है ना। हमारी पॉपुलेशन आखिर तक 2 खंभों वाली ही रही, वो कभी नहीं बदली। दूसरी, बड़े n पर सैंपल मीन नॉर्मल हो जाता है। हाँ, यही तो CLT है। तीसरी, म्यू के इस बने हुए इंटरवल में होने की प्रोबेबिलिटी 0.95 है ना, क्योंकि म्यू फिक्स्ड है और इंटरवल रैंडम। चौथी, ऐसे 100 इंटरवल्स में से लगभग 95 असली म्यू को पकड़ेंगे। हाँ, कॉन्फिडेंस प्रोसीजर पर होता है, किसी एक इंटरवल पर नहीं। 5वीं स्टैंडर्ड एरर सिग्मा बाय n होता है न, वो सिग्मा बाय रूट n है। इन 5 को याद कर लीजिए। हमने इसे सिमुलेशन से भी जांचा है। 40,000 सैंपल्स पर इंटरवल्स बनाए और उनमें से ठीक 95% ने असली म्यू को पकड़ा। ये टेबल अंदाजा नहीं है, ये नापा हुआ है। अब इन्हें 3 साफ चेतावनियों में बांध लीजिए। पहली और सबसे आम, स्टैंडर्ड एरर निकालते समय सिग्मा को n से भाग दे देना। याद रखिए, वेरिएंस n से भाग होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन रूट n से। अगर आपने n से भाग दिया तो स्टैंडर्ड एरर बहुत छोटा आएगा और इंटरवल बेतुका पतला निकलेगा। दूसरी, CLT को एक अकेली ऑब्जर्वेशन पर लगा देना। CLT एवरेज या सम के बारे में है, किसी एक डेटा पॉइंट के बारे में नहीं। अगर सवाल एक ही आइटम की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो वहां रूट n का कोई काम ही नहीं, वहां सिग्मा ही चलेगा। और तीसरी, ये मान लेना कि ज्यादा कॉन्फिडेंस से इंटरवल पतला होगा। बिल्कुल उल्टा है, वो चौड़ा होता है। अब एक असली गेट सवाल, 2025 का क्वेश्चन 54 MSQ है, 2 मार्क्स। एक कॉइन उछाला जा रहा है जिसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी P है। हर टॉस के लिए xi बराबर 1 अगर हेड आए और 0 अगर टेल। अब P हैट बनाया गया है n इंडिपेंडेंट टॉसेस के xi का एवरेज, यानी P हैट असल में सैंपल मीन ही है, बस नाम अलग है। ऑप्शंस देखिए। कहता है P हैट का एक्सपेक्टेड वैल्यू P है,
बी कहता है वो p बाय एन है। सी कहता है n बढ़ने पर p हैट का वेरिएंस घटता है। और डी कहता है वेरिएंस n पर निर्भर ही नहीं करता। वीडियो रोककर पहले खुद ट्राई कीजिए और ध्यान दीजिए, हम इस पूरे टॉपिक में यही दो चीजें डिराइव कर चुके हैं। पहला काम, एक अकेले xi का मीन और वेरिएंस लिखिए। बर्नौली का मीन p होता है और वेरिएंस p इंटू 1 माइनस p। अब p हैट का एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये सैंपल मीन है और हम साबित कर चुके हैं कि सैंपल मीन का एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉपुलेशन का मीन होता है। n बार p जोड़कर n से भाग बचता है p, इसलिए ऑप्शन आ सही है और b तुरंत गलत हो जाता है। b में n नीचे लगा हुआ है जो कहीं से आता ही नहीं। अब वेरिएंस 1 बाय n स्क्वायर बाहर आता है और इंडिपेंडेंस की वजह से n वेरिएंसेस जुड़ते हैं, तो वेरिएंस बनता है p इंटू 1 माइनस p पूरे पर बाय n। इसमें n नीचे बैठा है, इसलिए n बढ़ते ही वेरिएंस घटेगा। ऑप्शन सी सही और डी गलत, यानी ऑफिशियल आंसर है आ और सी। ध्यान दीजिए, इस सवाल में CLT की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ मीन और वेरिएंस वाले दो फॉर्मूला से पूरा सवाल हल हो गया। गेट अक्सर यही करती है, इसलिए इन दोनों को CLT से अलग पहचानिए। समेटते हैं, सैंपल मीन का सेंटर हमेशा म्यू पर रहता है, उसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय n हो जाता है और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसे स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, सिग्मा बाय रूट n होता है। CLT इसके ऊपर सिर्फ शेप जोड़ता है। बड़े n पर मीन या सम लगभग नॉर्मल हो जाता है, चाहे पॉपुलेशन कैसी भी हो, और डेटा खुद कभी नॉर्मल नहीं होता। हर न्यूमेरिकल का रास्ता एक ही है, स्टैंडर्ड एरर निकालिए, स्टैंडर्डाइज कीजिए, फी पढ़िए। कॉन्फिडेंस इंटरवल है x बार प्लस माइनस z इंटू स्टैंडर्ड एरर, और ज्यादा कॉन्फिडेंस हमेशा चौड़ा इंटरवल देता है और प्रिसिशन रूट n की रफ्तार से सुधरती है, इसलिए एरर आधा करने के लिए डेटा 4 गुना चाहिए। अब एक्सरसाइज वीडियो खोलिए और 5 सवाल अपने हाथ से हल कीजिए।